जैसे जो पंचायत इलेक्शन है और ये नगर निकाय का जो इलेक्शन है उसको दो भागों में बांटते हैं। तो हम पहले पंचायत इलेक्शन पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारी जैसी जातियां पंचायत इलेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नगर निकाय में हमारी जैसी जातियां कम होती हैं, उसको सेकंड पार्ट में लेते हैं। तो पंचायत इलेक्शन में जो सरपंच है वो तो किसी पार्टी का नहीं है, ठीक है। वो किसी ना ही किसी पार्टी के सिंबल पे लड़ेगा और ना ही किसी पार्टी का वो पार्टी उसको नॉमिनेट करती है। सभी जो सरपंच होते हैं वो एक तरह से निर्दलीय के रूप में इलेक्शन लड़ते हैं। हर एक का चुनाव चिन्ह अलग होता है। मेरी बात से सहमत है? यस और नो? जहां जहां पे आपको लगे ये है बात करते जाना। तो पहले सरपंच का लेते हैं कि अभी हमने ये साझा मोर्चा बनाया है। साझा मोर्चा में कौन कौन से ग्रुप हैं? एक है डीएनटी ग्रुप, जिसमें 32 जातियां तो सरकारी रिकॉर्ड में है और वैसे 52 जातियां हैं। उसकी सूची हम आपको दे देंगे, ठीक है। जो लिस्ट है हम आपको भिजवा देंगे। वो हो गया अपना डीएनटी वर्क, जिसके लिए अपन फाइट कर रहे हैं, 2 साल से लड़ रहे हैं। दूसरा जो वर्क हो गया वो हो गया ओबीसी। ओबीसी में भी वंचित ओबीसी वर्क, जैसे इसमें से जो 4-5 जो संबल जातियां हैं उनको छोड़ के, 5 जातियों को छोड़ के बाकी सब वंचित ग्रुप में आता है। तो करीब ओबीसी में 91 कास्ट है, 91 कास्ट है। तो उसमें से जो 86 कास्ट है वो वंचित ग्रुप में आएगी। तो ये हो गया दूसरा ग्रुप। तीसरा हो गया एसटी ग्रुप। एसटी ग्रुप में एक समाज को छोड़ के बाकी सब वंचित ग्रुप है। तो एसटी ग्रुप में 12 जातियां हैं। कितनी जातियां? 12। तो आपकी 11 जातियां उसमें। इसी तरह से एससी ग्रुप, एससी ग्रुप में करीब 50 जातियां हैं। उसमें से 5-6 जातियों को छोड़ के फिर सारे के सारे वंचित ग्रुप में है। एससी ग्रुप का एक भाग डीएनटी में भी है, 6 से 7 जातियां डीएनटी वर्ग में भी आती है। तो ये हो गए 4 वर्ग। समझ में आ गई? नंबर 1 डीएनटी, नंबर 2 वंचित ओबीसी, नंबर 3 वंचित एसटी, नंबर 4 वंचित एससी। अभी हमने नाम इसको दिया है दोस्त। दोस्त का मतलब समझ गया ना? डी फॉर डीएनटी, ओ फॉर वंचित ओबीसी, एस फॉर वंचित एससी, टी फॉर वंचित एसटी। और प्लस का भी नारा दिया है। प्लस का मतलब कोई भी समाज। प्लस का मतलब कोई भी समाज, जनरल कैटेगरी का भी समाज वो हो सकता है। तो इस जो फॉर्मूला है इसमें कोई भी समाज छूटा नहीं है। कभी हम लोग कहें कि भाई ये जाट समाज का उम्मीदवार खड़ा हो गया तो हम इसको वोट नहीं देंगे, दूसरे को देंगे, तो कहने का मतलब वो आपके ऊपर है कि कोई भी समाज इस फॉर्मूले में छोटा हुआ नहीं है। दोस्त में 4 वर्ग आ गए, प्लस में दूसरी जातियां आ गई। यहां तक सबको समझ में आ गया? यस और नो? मेरे को हाँ बढ़ते रहना ताकि मुझे पता रहे। सबको समझ में आ गया ये वाली बात? ठीक। अभी आता है कि भाई हम लोग सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो कैंडिडेट कौन होना चाहिए? हालांकि जो कैंडिडेट है वो बहुत सारी लोकल परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। आप सिलेक्शन की जो चांसेस उसमें आधे रहेंगे और आधे लोकल कम्युनिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूं कि भाई एक गांव में 1000 वोट, 1000 वोट में एक समाज के 400 वोट है और बाकी सब ये जो अपना फॉर्मूला बताया उसमें 600 वोट। तो एक समाज का तो वो खड़ा हुआ और दूसरे समाज के यदि 4 आदमी खड़े हो गए तो वो एक समाज वाला जीतेगा। आज के दिन में ये परिस्थिति है। लेकिन हमें ये करना है कि वो जो बाकी समाज है उसका एक ही कैंडिडेट खड़ा हो, ये हमें प्रयास करना है, ठीक। तो उस कैंडिडेट को वो हरा सकता है। एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि हमारे पास मान लीजिए 25% वोट। अभी 25% जो वोट हैं, जो लोकल आपके जो लीडर्स होंगे उनकी सलाह लेके अभी 2 कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन जिसको 25% मिलेगा वही जीतेगा। हाँ, कि भाई जिस मेरे पास 25% है तो जो 25% जिसको मिलेगा
वही कैंडिडेट जीतने वाला है। तो वो हमारा गांव का जो 25% वाले डिसाइड करेंगे भाई किसको हमें 25% वोट देना है। ठीक है, जो भी हमें यहाँ पे बहुत सारे निर्णय गांव की सहमति से लेना है, क्योंकि वोट उनको देना है। ठीक, हम लोग बोला कि भाई ये 25% वोट बताओ किसको देना है, तो वो बोला कि भाई इस आदमी को देना है। लेकिन हमें क्या करना है कि हम वोट उसको तभी देंगे जब वो साझा उम्मीदवार के रूप में खड़ा होगा। सब लोग सहमत है? जिसको 25% चाहिए वो साझा उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब, क्योंकि हम कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं है, इसका मतलब साझा उम्मीदवार के रूप में खड़ा होगा तो वो सरपंच के रूप में खड़ा हो सकता है और वो हमारा कैंडिडेट माना जाएगा। ठीक है, उसका फॉर्म भी हम आपको दे देंगे बाकायदा कि क्या फॉर्म भरवाना है उसको। बाद में भी वो हमारे साथ जुड़ा रहे, हमारे आंदोलन में आए, बाकी काम करे, वो सब इम्पोर्टेंट है। कोई भी आदमी ऐसा ना हो तो वोट तो ले जाए लेकिन बाद में कहे कि भाई मैं तो अभी आ नहीं रहा, मेरे पास समय नहीं है। तो उसका कमिटमेंट जरूर होना चाहिए और हमें लगना चाहिए कि यह आदमी हमारा सपोर्ट करेगा। उसको भी लगना चाहिए कि भाई मैं ये मुझे वोट मिलेंगे तो मैं इनके साथ 100% इनके साथ जाऊंगा। यहां तक बात समझ में आ गई? यस और नो? एक दूसरी सिचुएशन है ये, एक हो गया मैंने बताया, दूसरा पहला बताया, दूसरा सिचुएशन ये है। तीसरा सिचुएशन है कि भाई कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, जिसके 100 वोट है वो भी खड़ा हो रहा है, जिसके 200 वोट है वो भी खड़ा हो रहा है, जिसके 300 वोट है वो भी खड़ा हो रहा है और जिसके 400 वोट है वो भी खड़ा हुआ है, क्योंकि 100 वोट वाले को ये कॉन्फिडेंस है कि मैं बाकी के वोट लेके आ जाऊंगा। ठीक है, ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो भी हम जजमेंट लोकल जो कम्युनिटी पे छोड़ेंगे कि भाई हमें ये 4 आदमी बैठे जिसके 4 कम्युनिटीज हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इधर हमें वोट जाने चाहिए, क्या हम लोग उन 2 को कन्विंस कर सकते हैं बैठने के लिए और एक उम्मीदवार साझा उम्मीदवार को खड़ा कर सकते हैं तो हम लोग जीत सकते हैं। ठीक है, तीसरी सिचुएशन भी क्लियर होगी। अभी हमें क्या करना है आगे, ये बात तो क्लियर होगी, तीनों बातें मैंने बताई। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं दोस्त प्लस का मतलब कोई दूसरा समाज का कैंडिडेट भी हो सकता है जो अपने ओबीसी में, डीएनटी में, उसमें नहीं आए, लेकिन वो साझा उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना चाहिए और वो कैंडिडेट हमारा होना चाहिए। ठीक है, अभी बात आती है कि भाई इन लोगों तो कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि आप कहो कि मैं बाड़मेर में, वो मेरे से कोई टिकट लेने के लिए आएगा, कोई नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उसको तो गांव में अपने सरपंच, गांव में इक्वेशंस क्रिएट करनी है। तो अभी हम लोग डीएनटी कमेटी, पशुपालक तो अपना बना हुआ है। डीएनटी का अभी जैसे हर जिले में एक डीएनटी का अध्यक्ष बनाएंगे और जैसे पशुपालक कमेटी अपनी बनी हुई है ऐसे ही उसका संगठन भी होगा और वो अपने जिला अध्यक्ष के पास आके आपस में चर्चा करेगा। तो एक डीएनटी हो गया, अपना पशुपालक संघ हो गया, दूसरा डीएनटी हो गया। ऐसे ही हम लोग ओबीसी का एक समिति बना रहे हैं और ओबीसी का भी एक जिला अध्यक्ष होगा, जैसे बाड़मेर का, वो भी आपके पास आएगा, वो भी आपके पास बैठ के पूरा मैप लेके डिसाइड करेगा। और चौथा जैसे एससी एसटी का भी होगा, वो भी आपके पास आएगा। तो ये 5 आदमी हो गए, एक आपका राष्ट्रीय पशुपालक संघ, दूसरा डीएनटी, तीसरा अपना एससी, चौथा अपना एसटी। ठीक है, तो ये 4 वर्ग हो गए, 5 हो गए और ये पांचों मिलकर के गांव आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई बाड़मेर में इतने गांव हैं और कौन से गांव में कौन सा समाज है, और वहां पे वो जो उनकी कमेटी जो नीचे धरातल पे होगी वो भी नाम प्रपोज करेगी कि भाई इस गांव से ये होना चाहिए, इस गांव से ये होना चाहिए, इस गांव से ये होना चाहिए। फाइनल डिसीजन वो 5 आदमियों का होगा कि भाई इसको कौन साझा उम्मीदवार खड़ा होगा। यहां तक समझ में आ गई? यस और नो? जहां जहां पे आपको डाउट हो मेरे को बोलते जाना ताकि क्लैरिफिकेशन होता जाए। यदि ये प्रक्रिया अपन लागू करेंगे तो अपन पूरे डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा से ज्यादा सरपंच जिता के ला सकते हैं। बात सही है कि नहीं है? क्योंकि हम लोग उसी को साझा उम्मीदवार बना रहे हैं जो जीतने वाला है,
क्योंकि हमारे 25% वोट के ऊपर ही उसकी जीत डिपेंड करेगी, चाहे वो कितनी मजबूत समाज का हो और कितना ही पैसे वाला हो। जब तक 25% उसके पास नहीं होंगे तब तक वो जीतने वाला नहीं है। आपको पता है गांव में एक एक वोट का बहुत इम्पोर्टेंस है, एक एक वोट के लिए वो कहाँ का क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो ये रणनीति अपनाई तो हमारे ये लोग जीते। ये सरपंच का फंडा आपको क्लियर हो गया, ये सब आपको लिख के भी दे देंगे, लेकिन मैं एक बार आपको ओरली बता रहा हूँ। नंबर 2 आता है कि पंचायत समिति सदस्य जो प्रधान सेलेक्ट करेंगे और जो जिला प्रमुख के जो कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, वहां पर पार्टी सिंबल आएगा, पार्टी का आदमी होता है। ठीक है, वहां कांग्रेस बीजेपी के भी उम्मीदवार होंगे, लेकिन मान लीजिए हमारा कैंडिडेट मजबूत है और कांग्रेस और बीजेपी भी अलग अलग को टिकट देती है, तो हमें अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए। ठीक है, तब वो साझा उम्मीदवार का निर्दलीय कैंडिडेट जीत के आएगा। कौन जीत के आएगा? निर्दलीय। उनके पास सिंबल है, हमारे पास क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है अभी, इसलिए निर्दलीय जीत के आएगा। और क्योंकि यदि उसको सरपंच इलेक्शन से आप कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सरपंच को भी हम वोट दे रहे हैं, तो सरपंच भी वो पंचायत समिति हमारे जो सदस्य को जिताए, वो कोशिश करेंगे। यदि मान लीजिए 100 में से 25 सदस्य भी अपन ने जिता, मैं 100 के 100 नहीं बोल रहा हूँ, 100 में से 25 भी अपन जिता दिए, तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी। उसमें हम लोग हो सकता है 1-2 प्रधान भी अपने निकल सकते हैं। लास्ट में जब उनका सब लोग बैठेंगे, पार्टियों का वो होगा, तो 1-2 प्रधान भी अपन निकाल सकते हैं। तो ये सेकंड लेवल का फॉर्मूला है, जहां पे पार्टी भी लड़ेगी और हमें भी लड़ना है। तो 2 पार्टियां लड़ रही हैं, एक साझा उम्मीदवार लड़ेगा उसमें। ठीक है, अभी कहीं कहीं पे अलग अलग सिचुएशन आ सकती है, वहां पे अपन सिचुएशन बेस्ड डिसीजन लेंगे। ये कॉमन डिसीजन नहीं है, सिचुएशन बेस्ड। जैसे मान लीजिए कोई राय का पंचायत समिति के लिए किसको टिकट मिल गया, अभी वो अपने को कमेटी को डिसीजन लेना है कि भाई दूसरा कैंडिडेट खड़ा करना है या नहीं करना है, कैसे करना है, वो सब लोकल लेवल डिसीजन है, हम उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। ठीक, अपने को लगता है कि भाई अपना कैंडिडेट निकल सकता है, तो ठीक है, समाज का एक हम लोग भाव भी रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए सुप्रीम क्या है? ये सब समाज। वो लोकल लेवल पे जैसे 5 आदमियों की जो कमेटी होगी और उनके जो होंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, उसके अगेंस्ट में क्या करना है और खड़ा करना है नहीं करना है, वो सब हम लोग अलग से डिसीजन लेंगे। तो 2 लेवल पे हमें काम करना है। क्योंकि मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि कांग्रेस बीजेपी ज्यादा अपने जैसे समाजों को टिकट देने वाली नहीं। बात सही बोल रहा हूं गलत? क्योंकि आपको एक या दो दे देगा बस, है ना, या 3 दे देगा। जैसे अपना प्रेशर रहा है तो 3 दे देगा, बाकी जगह पे तो अपने को वैसे टिकट मिलने वाले नहीं। तो हम लोग वहां पे फाइट करेंगे। हम का मतलब अभी यहाँ पे 5 आदमी आ गए ना, हम का मतलब खाली राय का नहीं, हम का मतलब डीएनटी भी है, ओबीसी भी है, एससी एसटी भी है। हम का मतलब ये 5 आदमी आ गए, उसमें से कोई भी खड़ा कर सकता है। एक अपने लिए सबसे लाभदायक चीज क्या है जो हमने ये पूरा फॉर्मूला बनाया, कि मान लीजिए ओबीसी की सीट रिजर्व होती है, तो हम का मतलब ओबीसी उस पर खड़ा होगा। मान लीजिए कोई एससी की सीट है, तो एससी कैंडिडेट भी अपने पास है, क्योंकि डीएनटी में एससी भी है। मान लीजिए कोई एसटी का कैंडिडेट है, तो एसटी कैंडिडेट भी अपने पास है, उसको हम लोग वोट देंगे। तो कोई भी वर्ग होगा उसमें हमारी एंट्री होगी। ऐसा नहीं है कि भाई ओबीसी की सीट आएगी तभी हम लोग करेंगे, बाकी के नहीं आएंगे तो नहीं करेंगे। बाकी के कैंडिडेट को भी हम जिता सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी जो हमने ये फॉर्मूला क्रिएट किया है। जो जातियां हमारे साथ लड़ रही हैं, एससी की जातियां भी हमारे साथ लड़ रही है ना, ये जैसे बावरी है, ये कालबेलिया है, बाकी ये अपने नायक है, भील मतलब उसमें एसटी में है, डीएनटी की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये जातियां भी अपने पास है। ये बात समझ में आ गई? यस और नो? ठीक। तो रतन जी एंड हमारे जो बालोतरा के भी जिलाध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, और कुछ आपके लोग आए हैं यहाँ पे।
हाँ, तो गोविंद एंड रतन जी, आप ये अभी शुरू कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि डीएनटी का ये कैंडिडेट मजबूत है, इसको जिलाध्यक्ष बनाएंगे तो हमें फायदा होगा, तो आप भी रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, बजाय दूसरों के, क्योंकि आपने फंक्शन किए हैं इसलिए आपने वहाँ अप्रोच किया है। तो नंबर 1 ये। नंबर 2, आप लोगों को गांव-गांव में थोड़े ये ओबीसी समाज को भी मिलना पड़ेगा कि भाई ये लोग मजबूत है, ये प्रजापति मजबूत है, ये मजबूत है, क्योंकि आपका जो सेलेक्ट करोगे ना, जयपुर वाला बैठने वाला क्या करेगा, उसको तो पता भी नहीं है। जो भी आएगा, मैं भी बनना चाहता हूं, तो उसके लिए तो हमारे लिए तो वो जीरो ही है, ठीक है। तो आप जो सेलेक्ट करोगे वो अच्छा कैंडिडेट होगा। और सभी से, मैं खाली दोनों जिलाध्यक्ष से नहीं, मान लीजिए कोई हमारा युवा जानता है कि सर हमारे गांव में ये कैंडिडेट बहुत ही स्ट्रांग है, तो आप भी हमारे जो जिलाध्यक्ष को बताइए और उस कैंडिडेट को हम लोग ध्यान में रखें। लास्ट बात बता रहा हूं, इस फॉर्मूले को हम लोग एक घोषणा पत्र भी बनाएंगे, बना दिया, वैसे उसको फाइनल टच दे रहे हैं। घोषणा पत्र की भी प्रिंट निकाल के उस गांव में बांटेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो हमारे लिए है और जो पार्टियां नहीं करती हैं, हर एक गांव का अपना मैनिफेस्टो होना चाहिए। हर गांव की समस्या अलग अलग होती है। मैं कहूँ कि भाई रिजर्वेशन का सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, वो गांव को कोई उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन है। हाँ, मैं कहूँ कि भाई हमारे तो विधानसभा में एमएलए बनना चाहिए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब अपनी स्कूल से है, उसको मतलब अपनी हॉस्पिटल से है, उसको मतलब अपनी रोड से है, उसको मतलब अपनी डेयरी से है, उसको मतलब अपने पशुओं से है। तो हर एक गांव का मैनिफेस्टो अलग अलग होगा। तो जो भी गांव में आप प्रपोज कर रहे हैं कि भाई ये 3 से 4 उम्मीदवार हो सकते हैं, उनको बोलेंगे कि भाई आप गांव का मैनिफेस्टो बनाइए और उस मैनिफेस्टो के आधार पे अपन इलेक्शन लड़ेंगे, पंचायत समिति का भी और सरपंच का भी। ये बात सही है सबके लिए, ठीक है? यस और नो? हाँ, बोलते जाओ, नहीं तो मुझे पता चलेगा तुम्हें समझ में नहीं आया। ठीक है, यस? ओके। तो ये लोकल मैनिफेस्टो, जब इलेक्शन आएंगे तब ये सब प्रोसेस हमें आगे करनी है। लोकल मैनिफेस्टो भी हर गांव का बनाना है। यदि इस प्रक्रिया से हम चले तो मुझे लगता है कि बहुत सारे समाज अपने के साथ जुड़ेंगे, है ना। एक तो हम लोग समाजों को बोले हमारे साथ जुड़ो, हम आपको ये दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, नहीं। ये इतने सारे समाज हमारे साथ क्यों जुड़े हैं? क्योंकि हमने साथ साथ आंदोलन किए, साथ साथ बैठे हैं, साथ साथ बात की है, साथ साथ आंदोलन किए हैं, तब ये समाज अपने साथ जुड़े। हम लोग खाली इनको बस्तियों में जाके भाषण देते तो जुड़ते हैं क्या? नहीं जुड़ते। साथ साथ डंडे खाए हैं, साथ साथ अपना आंसू गैस की गोली भी झेले हैं। तो साथ साथ जब मिलके काम करेंगे तब ये समाज अपने साथ जुड़ेंगे। और साथ साथ नहीं रहेंगे, खाली अपन जाके बोलेंगे ऐसा करो, तो नहीं होगा। बीच में बहुत सारी समस्या भी आएंगी, लेकिन वो हमें समस्या का समाधान भी करना है। अपने को समस्या नहीं देखनी है, हमें अपना मॉडल देखना है कि इस मॉडल को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यदि इस मॉडल को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सरपंच अपने होंगे, पंचायत समिति के सदस्य भी अपने होंगे, और जिसके लिए हम लोग दौड़ रहे हैं कि वह हमारी मांगों को माना जाए। पॉलिटिकल पार्टियों पर इलेक्शन के बाद जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा और उनको ये मांगे मांगनी पड़ी। बात सही है मेरी? तो इतना ही, क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर आपको ऊपर से इसलिए मैं मोटा मोटा बताया। बाकी सब आपको राइटिंग में दे देंगे एक एक करके, लिखित में, कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने सदस्यों में, अपनी टीम में आप भेज सकते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अब आप जो आपके मन में सवाल हो वो मेरे से पूछिए। थैंक यू।